नमस्कार, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे और यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है, किसी भी भाषा की जो वर्णमाला है, वर्णमाला का अध्ययन हम क्यों करते हैं? वर्णमाला का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस भाषा को सीखना चाहते हैं। यदि हमें कोई भी भाषा सीखनी है, किसी भी भाषा का अध्ययन करना है, तो हमें सबसे पहले उस भाषा की वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हिंदी व्याकरण है या फिर किसी भी भाषा के जो व्याकरण हो, व्याकरण के 3 भाग होते हैं या 3 अंग होते हैं। और ये कौन-कौन से अंग होते हैं? सबसे पहले होता है आपका वर्ण विचार। देखिए, हम किसी भी भाषा की बात कर रहे हैं, चाहे वो फिर हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, फिर उर्दू हो, चाइनीज़ हो, कोई भी भाषा हो, जो वर्ण विचार है इसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, किसके नाम से? फोनोलॉजी के नाम से। फोनोलॉजी कहें या फिर फोनेटिक्स के नाम से हम इसका जब हमें इंग्लिश पढ़नी होती है, तो जो इंग्लिश की साउंड्स हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, जो हिंदी वर्णमाला में जो मौलिक रूप से, जो मूल रूप से वर्णों की संख्या मानी गई है, वो हम अभी आगे अध्ययन करेंगे कि जो वर्णों की संख्या है, वो अलग-अलग आधारों पर मानी गई है। जो हिंदी में जो वर्णों की संख्या है, वो कितनी है? जो हिंदी में जो मूल रूप से वर्ण माने जाते हैं, उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 44। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी भाषा में भी जो ध्वनियों की संख्या कितनी है? वो 44 है। आपको कोई भी भाषा सीखनी हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वर्ण विचार। और उसके बाद पढ़ते हैं हम क्या? शब्द विचार। और देखिए, जो शब्द विचार है, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? मॉर्फोलॉजी कहते हैं इसे हम। और फिर जो तीसरा अंग होता है व्याकरण का, वो क्या होता है? वो होता है वाक्य विचार। और जो वाक्य विचार है, वाक्य विचार को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? इसे बोलते हैं हम सिंटैक्स। देखिए, यदि भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, वो क्या होता है? वाक्य होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो एक भाषा होती है, भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम बातें करते हैं, जिस इस वीडियो में भी जो हमारा संप्रेषण का माध्यम है, इसमें हम वाक्यों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो वाक्य हैं, वाक्य किनसे बने होते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे बने होते हैं? वर्ण से। जब तक हमें उस भाषा की जो ध्वनि है, उन ध्वनियों का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम उस भाषा को अच्छी तरह से ना तो बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो हमें उच्चारण करने के लिए और लिखने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आज बात करते हैं हम हिंदी वर्णमाला की। देखिए, आज के हम इस वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे और जो अगला वीडियो होगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम? संधि पढ़ेंगे। क्योंकि जो वर्ण विचार है और जो संधि है, उनका दोनों में आपस में संबंध है। क्योंकि जो संधि में क्या होता है, जब वर्णों का मेल होता है, तो उससे क्या होता है? उससे एक नई ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी को क्या कहते हैं हम? संधि कहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कहते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं? यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं? हम इस वीडियो में उन्हीं टॉपिक की बात करेंगे, उन्हीं बिंदुओं की जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, वर्णमाला क्या है? ये आपको ध्यान रखना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। हम परिभाषा भी वही बताएंगे जो परीक्षा में पूछी जाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह या फिर वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह है, उसी को क्या कहते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में क्या लिख सकते हैं हम? वर्णों का व्यवस्थित व्यवस्थित कहें या फिर क्रमबद्ध कहें, क्रमबद्ध समूह। आपको यही परिभाषा ध्यान रखनी है कि जो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध समूह होता है। अब बात करते हैं कि जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं, जान लेते हैं हम। वर्ण, देखिए वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। और देखिए, वर्ण और आप पढ़ते हैं ध्वनि। ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है? वर्ण और ध्वनि एक ही होती है, लेकिन जो वर्ण है वह लिखित होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं अ। अब ये जो लिखित रूप है इसका, ये क्या है? ये आपका वर्ण है। और जो इसका उच्चरित रूप है, जब हम इसे मौखिक रूप से बोलते हैं अ, तो इसे क्या कहेंगे हम? ध्वनि कहेंगे। ध्वनि कहें या वर्ण कहें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
आप वर्ण भी कह सकते हो, ध्वनि भी। यदि आपके ऑप्शन में वर्ण ध्वनि दोनों है तो आप आंसर क्या करेंगे, वर्ण करेंगे। यदि आपके ऑप्शन में वर्ण ध्वनि में से कोई एक है तो आपका जो भी ऑप्शन में होगा वही क्या होगा, आंसर ठीक होगा। देखिए अब बात करते हैं हम हिंदी में जो वर्ण है, जो वर्णों की संख्या क्या है हिंदी वर्णमाला में, वर्णों की संख्या। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की जो संख्या है उसकी बात करें हम कुल संख्या की, तो बस आपको यही ध्यान रखनी है कि कुल संख्या कितनी है जिसका हम अध्ययन करेंगे। ये कुल संख्या कितनी है, ये कुल संख्या है आपकी 52। ठीक है, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है तो आप सभी ध्यान रखेंगे वो कितनी है, वो आपकी है 52 है। कितनी है, 52 है। हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, जो वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। अब देखिए जो वर्ण के भेद हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण के भेद कितने हैं, वर्ण के मुख्य भेद, ये प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा। वर्ण के मुख्य भेद मतलब प्रकार, कितने भेद हैं यहाँ पर, प्रकार है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कितने होते हैं, दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और क्या होते हैं आपके, व्यंजन। और देखिए मुख्य भेद तो ये दो ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। लेकिन हम हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा दो अयोग भाग का भी अध्ययन करते हैं। किनका, दो अयोग भाग। अब देखिए अभी हमने वर्णों की संख्या बताई थी आपको, वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों की संख्या होती है कितनी, 52 होती है। अब ये 52 कैसे है हम ये जान लेते हैं। देखिए जो स्वर है हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं। और स्वर कितने होते हैं, हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और जो आपके अंग और अ जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। अब देखिए जो व्यंजन है, व्यंजन को भी हम कई भाग में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जो व्यंजन है, व्यंजन को हमने कई भागों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं आपके, कै से लेकर मैं तक, कैसे लेके मैं तक के जो व्यंजन है इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, वर्गीय व्यंजन। इनको हम वर्गीय व्यंजन कहें या स्पर्श व्यंजन कहें, बात एक ही है, आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25। जो वर्गीय व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 25 होती है। अब देखिए वर्गीय व्यंजन के बाद आपको पता है मैं के बाद क्या होता है, ये, रे, ले, वे। और इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। आप ये, रे, रे, ले और वे, ये क्या आपके, इन्हें बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है कितनी, 4 होती है। अब देखिए यह रेले के बाद क्या होता है, आपका होता है श, श है, जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। आपका श और आपका है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भी होती है कितनी, 4 होती है। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, इनके बाद एक होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए, क्षय, त्रय, ज्ञान और आपका श्रेय। 2 वर्ण और होते हैं,
जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इन्हें बोलते हैं हम द्विगुण व्यंजन। कई नाम है इनके, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कहें या फिर हम इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, उत्क्षिप्त व्यंजन कहें, या फिर इन्हीं को हम ताड़न जात भी बोलते हैं, ताड़न जात व्यंजन। अब ये कौन से होते हैं आपके, ड और ढ। अब यदि आप इनको काउंट करेंगे तो जो इनकी संख्या बैठेगी वो संख्या कितनी बैठेगी, जो आपके संयुक्त व्यंजन है ये भी कितने हैं, ये संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 4 है। और जो आपके द्विगुण व्यंजन है या जो उत्क्षिप्त व्यंजन है इनकी संख्या भी कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 2। अब देखिए 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 और आपके ये कितने हो गए, 14, 14 और आपके 25 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 39 हो जाएंगे, और ये आपके 13 हो जाएंगे। अब आप जब 39 और 13 को काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, ये आपके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 52। तो जो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है जो 52 वो हमने जान लिए। यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा उस व्यंजन है, कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन है, इन सभी की आपको जानकारी रखनी है जो आपकी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण है वो इस प्रकार से हैं। अब हम सबसे पहले इस वीडियो में जो आपके स्वर हैं, स्वरों का अध्ययन करेंगे। स्वरों का जो वर्गीकरण है, जो विभाजन है, वो अलग अलग आधारों पर किया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि स्वर कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो स्वर की जो प्रकार पूछ रहा है वो किस आधार पर पूछ रहा है। तो अब इसमें पढ़ेंगे क्या, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण जो परीक्षा में पूछा जाता है वो 4 आधारों पर पूछा जाता है, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मात्रा के आधार पर है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए मात्रा का मतलब क्या है, मात्रा का मतलब है जो वर्णों को बोलने में जो समय लगता है, जो उनके उच्चारण करने का समय है, उसे क्या कहते हैं, मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम विस्तार से बात करेंगे। और जो दूसरा प्रकार, जो दूसरा आधार है वो क्या है, वो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारी जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील होता है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। और इसके आधार पर जो स्वर है, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार पर हमारे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। और जो हमारा तीसरा आधार है, देखिए जो दूसरा आधार है, जो तीसरा आधार है, इससे परीक्षा में प्रश्न अधिकतर इससे ही पूछे जाते हैं। और जो हमारा तीसरा आधार है वो क्या है, मुख विवर खुलने के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर, के आधार पर, इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मुख विवर खुलने के आधार पर और जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। और जो एक तीसरा, जो चौथा आधार है वो क्या है, हमारी ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति। मतलब जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे होठ हैं, होठों की आकृति यदि वृत्ताकार होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं, वृत्ताकार वर्ण बोलते हैं, वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। और यदि हमारी जो होठों की आकृति वृत्त के रूप की नहीं होती है तो उन्हें आवृत्तामुखी स्वर बोलते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक आधार पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात किस पर करते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर। अभी हमने आपको बताया था कि जो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार।
तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, जो सबसे पहला है उसे बोलते हैं हम ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। और उसके बाद दूसरे नंबर के जो स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं आपकी? वो होते हैं आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्लुत स्वर होता है। और प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। अब देखिए, जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर को इनको हम मूल स्वर भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो इनके दूसरे नाम है ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। ठीक है। और जो आपके दीर्घ स्वर हैं इनको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। संयुक्त स्वर। और जो आपका प्लुत स्वर है इसे हम विशाल स्वर भी बोलते हैं। विशाल स्वर। और इसके अलावा और भी इनके नाम हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो ह्रस्व स्वर है, इन ह्रस्व स्वर के जो उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का। तो इन्हें एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया है, एक मात्रिक। और जो आपके दीर्घ स्वर हैं इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको मैं द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और जो आपके प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि इनमें से जो ह्रस्व स्वर है, इस ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, बात करते हैं हम किसकी? ह्रस्व स्वर की। जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? ये आपको ध्यान रखना है, यहां से पूछा जाएगा परीक्षा में। ह्रस्व स्वर, इसमें आपका अ, ई और आपका उ और आपका री। जो आपके ह्रस्व स्वर है ये कौन से? आपका अ, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है ये 4 है। कितने हैं संख्या में? 4 है। अब देखिए, जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर, इनके ही जो दीर्घ अ होता है, जो दीर्घ ई होती है, और जो आपका दीर्घ उ होता है, वो क्या होते हैं? आपके संयुक्त स्वर होते हैं। और इसी में जब अ और ई मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है। और जब आपका अ और उ मिल जाती है तो किसका निर्माण होता है? आपका उ का निर्माण होता है। और आपको पता है जब आ और ए मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपका ए का निर्माण होता है। उसी प्रकार जब आपका ए और ओ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? आपका अ का निर्माण होता है। ये अभी पढ़ेंगे हम। इन सभी को क्या कहते हैं हम? ये सभी आते हैं अपने किस में आते हैं? आपके संयुक्त स्वर में आते हैं। अब देखिए, दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है? आपके जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। और आपको पता है कि जो हमारे कुल स्वर है, स्वरों की संख्या होती है 11 होती है। 11 में से आपको ध्यान रखना है कि जो 4 है, 4 क्या है? आपके ह्रस्व स्वर है। और ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? हम मूल स्वर कहते हैं। और जो आपके 7 स्वर है, जो अन्य 7 है, इनको क्या कहते हैं? हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और इनको संयुक्त स्वर कैसे कहते हैं? हम अभी जानेंगे। देखिए, दीर्घ स्वर या फिर संयुक्त स्वर, आपको यहां समझ लीजिए पहले आप। जब अ और आ का मेल होता है तो क्या बनता है? आ बनता है। उसी प्रकार जब आपका ह्रस्व ई
ह्रस्व ई मिलती है तो आपकी दीर्घ ई बनती है। उसी प्रकार आपका जब ह्रस्व ऊ से मिलता है तो वो क्या बनाता है आपका दीर्घ ऊ बनाता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके, ये हो गए 3 हो गए। कितने हो गए 3। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये 3 है इन तीनों का एक नाम, इनको एक अलग नाम दिया गया है हिंदी वर्णमाला में। ये तो आपका आ ई उ, इन 3 स्वरों को मूल दीर्घ स्वर कहती हैं। परीक्षा में पूछा गया है, ये हम दोबारा लिख देते हैं। जो आपके ये 7 स्वर हैं, जो आपके 7 संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से हैं, एक बार लिख लेते हैं हम आपके आ ई उ ए ओ और आपका ओ। अब देखिए संख्या में कितने हो गए, ये संख्या में हो गए आपके 4। इनमें से जो पहले 3 है आपको ध्यान रखना है, जो पहले 3 है आपके ये 3, इन 3 को क्या कहा जाता है, इनको मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनको ये परीक्षा में पूछा गया है, इन 3 को क्या कहते हैं हम, मूल दीर्घ स्वर। ये परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो मूल दीर्घ स्वर है इनको हम सजातीय स्वर भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, इनको क्या बोलते हैं हम, सजातीय स्वर भी बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 3। अब देखिए जो आपका ए ओ ओ, अब जो ये है 4 है, इन 4 को बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। देखिए यदि ऑप्शन में ये 4 दिए गए हैं तो इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, और जो 3 है इनको क्या कहा जाता है, मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। और यदि इनको सामूहिक रूप से भी हम क्या संयुक्त स्वर कह सकते हैं। अब देखिए जो आपके 4 संयुक्त स्वर हैं इनका बात करते हैं हम कि इनका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए जब आपका ई से मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, आपका ई का निर्माण होगा। और जब आपका का मेल ए से होगा तो किसका निर्माण होगा, आपका ए का निर्माण होगा। इसी प्रकार जब आपका ऊ से मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, आपका ऊ का निर्माण होगा। और जब आपका ऊ से मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, आपका ओ का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो चारों हैं इन चारों को क्या कहते हैं हम, इन चारों को बोलते हैं हम संयुक्त स्वर बोलते हैं, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में 2 भिन्न स्वर होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। और जो कि मूल दीर्घ स्वर हैं इनमें जो एक ही प्रकार के स्वर होते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए बात करते हैं प्लुत स्वर की। अब जो प्लुत स्वर है इसका जो हमारी हिंदी भाषा है, इसका हिंदी भाषा में बहुत कम इस्तेमाल होता है। जो प्लुत स्वर है इसका जो अधिकांश प्रयोग होता है वो नाटकों में होता है। जैसे कि हम एक शब्द लिखते हैं ओम, जैसे कि आपका ये शब्द है ओम, या फिर ऐसे लिखे हम। अब देखिए जो ओम का उच्चारण होता है जैसे हम ओम, जिसमें जो ओ की ध्वनि है उसे लंबा खींचा जाता है, और जो क्या होता है वो 3 मात्रा से अधिक होना चाहिए, तभी क्या कहेंगे हम, प्लुत स्वर कहेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओम है वो किसका उदाहरण है, आपका प्लुत स्वर का। अभी तक जो हमने स्वरों का जो विभाजन देखा है किस आधार पर देखा था, ये हमने देखा था मात्रा के आधार पर। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम कि जो मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर जो स्वर है ये आपके कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और जो ह्रस्व स्वर है इनको क्या कहते हैं हम, मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है, अ ई उ री। और जो दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या को ध्यान रखना है, जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या कितनी, 4 है। और जो कि दीर्घ स्वर है इनकी संख्या कितनी है, 7 है। इसमें है आपका आ ई उ ए ओ औ। और जो प्लुत स्वर है आप जान पाएंगे कि जो ओम है, जब हम किसी स्वर को एक लंबे समय तक बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका प्लुत स्वर कहलाता है। ये मात्रा के आधार पर विभाजन था, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए जो दूसरा आधार था, हमारा दूसरा आधार क्या था, हमारा दूसरा आधार था जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर।
यहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, क्रियाशीलता। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, जो हमारे जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे जीव का अगला भाग अधिक सक्रिय होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? अग्र स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम अग्र स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम मध्य स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारी जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? उन्हें बोलते हैं हम पश्च स्वर। अब इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे, बस आपको यही ध्यान रखना है और यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो अग्र स्वर है इनकी जो संख्या है वो कहीं आपको 4 मिल सकती है या फिर कहीं आपको 5 मिल सकती है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर शामिल होते हैं। इसमें आपका ई, ए, और कहीं कहीं किताबों में आपको री, जो री है री भी आपको अग्र स्वर में ही देखने को मिलता है। मध्य स्वर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो हमारा अ है, अ किस भाग में आता है? इसे मध्य स्वर कहते हैं। जब आ का आप उच्चारण करेंगे तो इसमें जो हमारी जीभ का मध्य भाग है वो अधिक सक्रिय होता है। अब देखिए, जो बाकी के स्वर बचे वो किसमें आएंगे? सभी वो आएंगे आपके पश्च स्वर में। अब इसमें कौन कौन से बचे आपके? आ, उ, ओ और आपका ओ। बस यही है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर है, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो आपको ये याद रहेंगे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपके पश्च स्वर। जो सबसे महत्वपूर्ण है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं, वो क्या है? मुख विवर के खुलने के आधार पर। ये आपको याद रखने हैं, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। मुख विवर, मुख विवर खुलने के आधार पर। देखिए, मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 4 प्रकार के होते हैं। वो हमने आपको शुरुआत में बताया था, ये आपको याद रखना है, यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके समृद्ध। देखिए, समृद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा मुख अधिकांश बंद की स्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे समृद्ध स्वर बोलते हैं। एक होता है आपका समृद्ध स्वर और आपका एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, और एक होते हैं आपके विवृत स्वर, विवृत स्वर। देखिए, विवृत का मतलब क्या होता है? खुला। और जो अर्ध विवृत का मतलब क्या होगा? अर्ध विवृत स्वर। अब इसमें आपको ध्यान रखना कि कौन से भाग में कौन से स्वर आते हैं, ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये याद नहीं होंगे तो फिर ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि समृद्ध स्वर में कौन से आएंगे, अर्ध समृद्ध में कौन से आएंगे, विवृत में कौन से आएंगे, अर्ध विवृत में कौन से आएंगे। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो समृद्ध स्वर है इसमें आपके कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना, आपको इसमें ई, दीर्घ ई, उ और आपका दीर्घ उ, ये किसमें आते हैं? आपके समृद्ध स्वर में आते हैं। और अधिक कुछ किताबों में इसमें आपको जो री है, री को भी समृद्ध स्वर में ही शामिल किया जाता है। अब देखिए, जो अर्ध समृद्ध स्वर हैं इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? इसमें आपके 2 स्वर आते हैं, ए और आपका ओ। और जो आपका विवृत स्वर है, इस विवृत स्वर में भी आपके पास सिर्फ एक स्वर आता है, वो क्या है? आपका आ। अब जो बाकी के बचे हुए स्वर हैं वो सभी किसमें आएंगे? आपके अर्ध विवृत स्वर में। इसमें कौन कौन से आएंगे? आपका दीर्घ आ,
और इसमें आएगा आपका ओ और आपका ए। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में एक आगत स्वर भी है जो अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है, जो आप डॉक्टर लिखते समय इस्तेमाल करते हैं। ये सभी किसमें आएंगे? आपके ये आएंगे अर्ध विभ्रत स्वर में। अभी तक जो हमने स्वरों का विभाजन देखा वो 3 आधारों पर देखा, मात्रा के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर और मुख विवर्त के खुलने के आधार पर। ये आपको याद रखने हैं, कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो स्वरों का अंतिम वर्गीकरण देखेंगे हम किसके आधार पर देखेंगे? वो देखेंगे हम ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठों की आकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर। बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनके उच्चारण में जो हमारे होठ हैं, जो हमारे होठ क्या हो जाते हैं? गोल हो जाते हैं। और कुछ ऐसे स्वर हैं जिनकी आकृति में हमारे होठ क्या नहीं होती? गोल नहीं होती। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे होठ गोल हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? वृत्ताकार स्वर। और जिनके उच्चारण में हमारे होठ गोल नहीं होते, वृत्त का रूप धारण नहीं करते, उन्हें क्या बोलते हैं? आवृत्ताकार स्वर। आपको ध्यान रखना है कि ओष्ठाकृति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं, ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बहुत आसान है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आवृत्ताकार स्वर या फिर आवृतामुखी स्वर, बात एक ही है। इसमें आपके कौन से आते हैं? जो ई वाले स्वर हैं, इसमें आएगी आपका ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, और आपका री। जो आपके 5 स्वर हैं, ये 5 स्वर क्या है? आपके आवृत्ताकार स्वर हैं। और जो बाकी के स्वर हैं वो सभी क्या होंगे? आपके जो बाकी के स्वर हैं वो क्या होंगे? आपके वृत्ताकार स्वर होंगे। वृत्ताकार। देखिए इनमें कौन कौन से स्वर आएंगे आपके? इसमें होंगे आपके आ, उ, ओ और आपका ओ। देखिए, जो आवृत्ताकार स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है आपकी कितनी? 5। और जो आवृत्ताकार स्वर हैं इनकी संख्या कितनी है? 6। और हमने पढ़ा था कि जो कुल स्वर हैं, कुल स्वरों की हिंदी में संख्या कितनी है? वो है 11। अब देखिए, जो एक और आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि प्राणवायु के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, इसका मतलब क्या है कि जब वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं और जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, यदि हवा की मात्रा कम है, थोड़ी है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? हम अल्प प्राण कहते हैं। और यदि हमारे मुख विवर्त से निकलने वाली जो प्राण वायु है वो ज्यादा है तो उन्हें क्या कहते हैं? हम महाप्राण वर्ण कहते हैं। और इसी आधार पर एक घोष के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम। ये आपको बस इतना याद रखना है कि सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है, क्या जो स्वर है स्वर अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्वर है, स्वर क्या होते हैं? स्वर सभी अल्प प्राण होते हैं। घोष कहें या फिर ये घोष टू लिखते हैं हम। घोष टू के आधार पर इसमें भी आपको ध्यान रखना है, बस एक बात है, एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष कहें या फिर घोष कहें, बात एक ही है, घोष होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो
अल्पप्राण है, महाप्राण है, सघोष है, अघोष है। इनकी विस्तार से चर्चा हम आपके जो व्यंजन होंगे व्यंजन में करेंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वायु प्राण के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, और घोष के आधार पर सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं या फिर घोष होते हैं। बात एक ही होती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है स्वरों का उच्चारण स्थान से संबंधित, तो हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। देखिए हम सिर्फ उन्हीं बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान, अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा मुख है, मुख में जो भाग होते हैं जहां से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो सबसे पहले नाम है वो किसका आता है, कंठ का आता है। जो कंठ के बाद नाम आता है किसका आता है, तालु का नाम आता है। तालु के बाद किसका नाम आता है, आपका मूर्धा का नाम आता है। और मूर्धा के बाद किसका नाम आता है, दंत का नाम आता है। और दंत के बाद किसका नाम आता है, आपका ओष्ठ का नाम आता है। इन्हीं के सहयोग से आपके जितने भी वर्ण हैं, वर्णों का उच्चारण होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कंठ। ऐसे स्वर जो कंठ से बोले जाते हैं वो दो वर्ण है आपके, जो दो स्वर हैं वो कौन से आपके अ और आ। इनका हम विस्तार से अध्ययन तब भी करेंगे जब व्यंजनों के उच्चारण स्थान देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो कंठ से उच्चारण किया जाता है वो आपका अ और आ का उच्चारण किया जाता है। और जो आपका तालु से तालु से आपका किस स्वर का उच्चारण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है तालु से आपका ई और जो आपका दीर्घ ई है इनका उच्चारण किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ओष्ठ, ओठ कहें, ओष्ठ बात ही की है, जो ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है जो ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है वो किसका किया जाता है आपका, वो आप किया जाता है आपका ओ और ओ का। अब इसके बाद जो आपकी एक देखिए मूर्धा, मूर्धा से उच्चारण किसका किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपकी री है, री का उच्चारण किससे किया जाता है, आपका मूर्धा से किया जाता है। अभी तक देखिए हमारे कितने स्वर हो चुके हैं, ये स्वर हो चुके हैं हमारे कितने, 7। अभी जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संयुक्त स्वर थे, क्या जो हमारे संयुक्त स्वर थे, अब इनको हम संयुक्त स्वर जो हमने देखिए जो संयुक्त स्वर थे उनको हमने दो भागों में बांटा था। एक थे जो आपके दीर्घ स्वर थे उनको हमने संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और जो संयुक्त स्वर है इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। जो मूल दीर्घ स्वर थे वो कौन से थे आपके, 3 थे, आ ई उ। अब संयुक्त स्वर कौन से होंगे आपके, ए और आपका उ और आपका ओ। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ए है, जो ये ए है ये कितने स्वरों से मिलकर बना है, ये दो स्वरों से मिलकर बना है, आपका अ और ई से। उसी प्रकार जो आपका ए है ये भी दो स्वरों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ए आता है और फिर क्या आती है आपकी ए आता है। और हमको पता है कि जो ये ए है ये दो स्वरों से मिलकर बना है। तो जो ए का जो उच्चारण स्थान है, जो आपका ए और जो आपका ई का उच्चारण स्थान है उसी के इसमें शामिल होंगे। और हम सभी जानते हैं कि जो ए का उच्चारण क्या होता है, वो आपका कंठ होता है। तो पहले लिखेंगे हम कंठ, और फिर जो आपका ई का उच्चारण किससे है, ई का उच्चारण किससे आपका तालु से। जो कंठ तालु से किसका उच्चारण होगा, कंठ और तालु से उच्चारण होगा आपका ए और ए का। उसी प्रकार से जो आपका ओ है ये भी आपका ए जो कंठ से बोला जाता है, और जो जो आपका ऊ है और ये ऊ किससे बोला जाता है, ऊ का उच्चारण होता है आपका किससे, ओष्ठ से, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका अ है जो ह्रस्व ए है इसका उच्चारण किससे होता है, इसका आपका कंठ से होता है। तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ भी कह सकते हैं आप इसको, कंठ प्लस ओष्ठ, वो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो इससे उच्चारण होता है आपका किसका, ओ और
की वीडियो में बस हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। कल की वीडियो में हम आपके जो अयोगवा है और व्यंजन का अध्ययन करेंगे। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो को कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।